नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। इसका यह है 19वां भाग है। पिछले भाग में हमने एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में प्रारंभ किया था। हमने जाना था जलवायु किसे कहते हैं, एशिया महाद्वीप के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले एशिया महाद्वीप के अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव जो एशिया महाद्वीप की जलवायु पर पड़ता है उसके बारे में पढ़ा। फिर महाद्वीप की विशालता का प्रभाव क्या पड़ता है जलवायु के ऊपर उसके बारे में पढ़ा। और इसके बाद जो एशिया महाद्वीप में आंतरिक उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं उनका क्या प्रभाव एशिया की जलवायु पर पड़ता है उसके बारे में हमने जाना था। तो ये प्रभावित करने वाले जो 3 कारक थे एशिया की जलवायु को, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब जो एशिया महाद्वीप है उसमें 2 स्पष्ट जलवायु दशाएं बनती हैं, यानी हम एशिया महाद्वीप की जलवायु दशाएं जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु दशाएं क्लाइमेट कंडीशंस, यानी जलवायु दशाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन इनको बोल देते हैं, जलवायविक दशाएं या जलवायु दशाएं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, जलवायविक दशाएं कह सकते हैं इसको हम। अब जलवायु दशाओं में हम देखें तो साधारणतः एशिया महाद्वीप में 2 प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। यानी एक तो वह समय होता है, 2 स्पष्ट जलवायु दशाएं या ऋतुएं हम कह सकते हैं। यानी एक तो जब सूर्य उत्तरायण होता है उस समय ज़्यादा ताप की प्राप्ति होने के कारण क्या है, इस भाग में या पूरा एशिया महाद्वीप है वो कैसा रहता है, गर्म रहता है, जिसके कारण यहाँ पर कौन सी एक जलवायु दशा बनती है, ग्रीष्म जलवायु दशा। तो पहली तो है ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्म जलवायु, और दूसरी जो साधारणतः इसमें बनती है यानी जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, यानी वो मध्य रेखा से दक्षिण की ओर या मकर रेखा पर जब सीधा चमकता है तो उस समय कौन सी ऋतु यहाँ पर हो जाती है, शीत जलवायु। तो 2 प्रकार की जलवायु दशाएं यहाँ पर विकसित होती हैं, एक ग्रीष्म और एक शीत। तो ऐसे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया की जो जलवायु है उसका भौगोलिक अध्ययन हम 2 ऋतुओं के आधार पर कर सकते हैं। एक तो ग्रीष्म ऋतु के आधार पर कर सकते हैं, दूसरा है वो शीत ऋतु के आधार पर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में तापमान, वायुदाब या वर्षा की जो चरम दशाएं हैं वो दोनों की क्या होंगी, इन दोनों जलवायु के आधार पर हम चरम दशाओं का क्या है अध्ययन कर सकते हैं। यानी उच्चतम न्यूनतम जो दोनों दशाएँ हैं उनका अध्ययन हम वो आसानी से इसमें कर सकते हैं, यानी जलवायु दशाओं में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीष्मकालीन दशाएं यानी समर कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीष्मकालीन दशाएं यानी ग्रीष्म काल में तापमान की, वायुदाब की, वर्षा संबंधी कैसी दशाएं रहती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीष्मकालीन दशाएं यानी समर कंडीशंस कह सकते हैं, ग्रीष्मकालीन दशाएं कह सकते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ कब होता है और ये किस प्रकार प्रारंभ होती है इनके बारे में पहले जाने। अब अगर हम देखें कि जो ऋतुएं हैं वो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ में जुड़ी हुई हैं। यानी अब जैसे एशिया महाद्वीप की ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें तो यह क्या है, अप्रैल से प्रारंभ हो जाती है। यानी अप्रैल से इसका मुख्यतः प्रारंभ माने तो अप्रैल से प्रारंभ होकर के अब यह कहाँ तक जाएगी, सितंबर तक। यानी अप्रैल में प्रारंभ होती है और सितंबर तक एशिया महाद्वीप में कौन सी ऋतु रहती है, ग्रीष्म ऋतु रहती है।
अब यह अवधि प्रारंभ कब होती है? एक प्रकार से देखें तो बसंत विश्व जो होता है उससे लेकर के शरद विश्व के बीच की जो स्थिति होती है वह क्या कहलाती है एशिया महाद्वीप में? ग्रीष्म ऋतु। यानी बसंत विश्व से शरद विश्व के मध्य की अवधि। तो बसंत विश्व से शरद विश्व के बीच की ये मध्य की जो अवधि है वो क्या कहलाती है? वो होती है यहाँ पर ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्म ऋतु। अब बसंत विश्व कब होता है और शरद विश्व कब होता है उसके बारे में हम देखें तो बसंत विश्व है वो 21 से 22 मार्च को होता है। बसंत विश्व कब होता है? बसंत विश्व है 21 से 22 मार्च। तो यहाँ पर क्या होता है? सूर्य इस समय बसंत विश्व के समय कहाँ चमकता है? सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर सूर्य है वह सीधा चमकता है। अब इसके बाद सूर्य क्या है? उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है और उत्तरायण होते होते अप्रैल, मई, जून, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा, तो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यानी 21 से 22 मार्च उत्तरायण होना प्रारंभ होगा। तो ऋतु यहाँ पर कौन सी प्रारंभ होनी शुरू हो जाएगी? ग्रीष्म ऋतु। तो अप्रैल, मई, जून आते आते 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है, यानी एशिया महाद्वीप में कौन सी ऋतु हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। अब 21 जून के बाद सूर्य वापस क्या होना शुरू हो जाता है? दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, यानी 23.5 डिग्री से दक्षिण की तरफ आना दोबारा से प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 21-22 मार्च की जो स्थिति उत्पन्न होती है वह स्थिति कब तक रहेगी? जब तक वापस यहाँ पर सूर्य नहीं पहुँचेगा दक्षिणायन होते हुए। और यहाँ पर कब पहुँचेगा? यहाँ पर पहुँचेगा शरद विश्व जब होगा। अब शरद विश्व कब होगा? यानी यहाँ से जब ये नीचे दोबारा आकर के सीधा किस पर आ जाएगा? सीधा ये कौन सी भूमध्य रेखा, ये होगा 22 से 23 सितंबर। तो बसंत विश्व यानी 21 से 22 मार्च को सूर्य कहाँ चमक रहा था? सीधा भूमध्य रेखा पर चमक रहा था, सीधा भूमध्य रेखा पर चमक रहा था। अब भूमध्य रेखा पर चमकते हुए उत्तरायण होने लग गया और 21 जून को ये कहाँ पहुँच गया? कर्क रेखा के ऊपर पहुँच गया। अब 21 जून के बाद में ये पुनः वापस दक्षिणायन होना प्रारंभ हो गया और दक्षिणायन होते होते ये कहाँ पर पहुँच गया? वापस भूमध्य रेखा पर। यानी 22 से 23 सितंबर को पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो थी 21 से 22 मार्च, जिसको हम क्या कहेंगे? अब यहाँ पर ये प्रदेश है वो ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसको क्या है? यानी शरद ऋतु का यहाँ से प्रारंभ होता है, इसलिए इसको शरद विश्व कहा जाता है। और ये 22 से 23 सितंबर को उत्पन्न होती है। तो इसी कारण क्या माना जाता है कि बसंत एवं शरद विश्व के जो बीच का काल है वह क्या कहलाता है? यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पर ग्रीष्म दशाएं उस समय होती हैं, क्योंकि 22 से 23 सितंबर को ये वापस कहाँ पहुँच जाता है? भूमध्य रेखा पर। और पूरे भूमंडल पर यानी पूरी पृथ्वी पर क्या होता है? उसमें समान स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, यानी दिन और रात की स्थिति, दिन और रात वो क्या हो जाते हैं? उस समय बराबर हो जाते हैं। हाँ, दिन और रात बराबर हो जाते हैं। कब? 22 एवं 23 सितंबर को। तो पहले कब बराबर थे? 21 और 22 मार्च। तो ये बसंत विश्व था और ये था शरद विश्व। अब इनके बीच का यानी मार्च के बाद यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
ये जो महीने हैं यानी 1 2 3 4 5 जो महीने हो गए वो क्या आते हैं, किस में आ जाएंगे, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में आ जाएंगे। सितंबर का भी कुछ हिस्सा है वो इसी में सम्मिलित हो जाता है। सितंबर के बाद में यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है शीत ऋतु, यानी शरद विश्व के बाद। तो ग्रीष्मकालीन अवधि कब प्रारंभ होती है ये हमने देखा। तो ग्रीष्म काल में दशाएं क्या होती हैं, तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तापमान, वर्षा, यानी दशाओं में विशेष योगदान जो जलवायु में होता है जिन चीज़ों का, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो तापमान आ जाएगा, वायुदाब या हवाएं आ जाएंगी, वर्षा आ जाएगा, इन 3 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तापमान के बारे में। तापमान, अब हम देखते हैं कि सूर्य क्या हो रहा है, उत्तरायण। उत्तरायण होगा तो सूर्य ताप की प्राप्ति है वो ज़्यादा कहाँ पर होगी, उत्तरी गोलार्ध में, यानी एशिया वाला जो क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा दक्षिणी एशिया वाला जो भाग है वहाँ पर सूर्य ताप की प्राप्ति ज़्यादा होगी। इसी कारण यहाँ पर क्या होंगे, तापमान बढ़ जाएंगे, यानी उच्च तापमान हो जाएगा। अब साधारणतः हम देखें तो ऊपर की हो जाएगा, यानी ग्रीष्म ऋतु वाला जो काल है उसमें 21 मार्च के बाद में सूर्य क्या है, उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरायण हो जाता है और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है। अब इस काल में क्या होता है, यानी यहाँ पर जब 21 जून को लंबवत चमक रहा है तो ये एशिया वाला जो भाग है ये सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति करता है, यानी सूर्य ताप की प्राप्ति इसको ज़्यादा होती है। इसके कारण ये भूभाग जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी लंबवत चमकेगा। तो इससे क्या होगा, सतल खंड पर जो तापमान है उसमें वृद्धि होगी। जैसा हमने पढ़ा, जल खंड है वो धीरे गर्म होते हैं, सतल खंड है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो सतल खंड विशेषतः मध्य भाग जो है उसके अंदर ज़्यादा ताप की प्राप्ति होगी, यानी वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उससे क्या है, तापमान में वृद्धि होगी। तो अब जैसे हम देखें साधारणतः उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, अगर हम उत्तरी एशिया की बात करते हैं तो यहाँ पर तापमान हमेशा क्या रहता है, 0 अंश, यानी 0 डिग्री तापमान यहाँ पर रहता है। लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने के कारण इस क्षेत्र में भी तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर बर्फ हमेशा जमी रहती है, लेकिन फिर भी क्या है, उसके बाद यहाँ पर जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा पर चमक रहा होता है, कर्क रेखा से ऊपर नहीं चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है, और कर्क रेखा पर चमकेगा ये जो बर्फीला क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर तापमान हमेशा क्या रहता है, 0 अंश के पास। यहाँ भी तापमान कितना हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है, यानी तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है 0 से 10 डिग्री। तो इतना फर्क जो बर्फीले क्षेत्र हैं उन पर पड़ता है। इसके अलावा जो 25 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा होती है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस वाले जो क्षेत्रों को मिलाने वाली समताप रेखा होती है, वह इसके मध्य भाग से गुजरती है, यानी मध्य एशिया से वह इस तरह से गुजरती है। पच्चीस डिग्री समताप रेखा इस समय कहाँ से गुजरती है, मध्य एशिया से गुजरती है। 25 डिग्री वाली समताप रेखा मध्य एशिया से गुजरती है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण है तो यहाँ पर गर्मी है, तापमान बढ़ता है। अब अगर हम देखें 25 डिग्री वाली मध्य से गुजर रही है। इसी समय की अगर हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया की अगर हम बात करें, यानी सागरीय भाग जो है विशेषतः उसकी अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर तापमान इस समय मध्य एशिया की तुलना में भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पर तापमान यानी विशेषतः अगर हम दक्षिणी एशिया की बात करते हैं तो सामान्यतः यहाँ पर तापमान पाया जाता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस इस समय में। यानी ग्रीष्म ऋतु में ये जो क्षेत्र हैं यहाँ का तापमान, यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्र का तापमान विशेषतः ये 23.5 डिग्री दक्षिणी जो उत्तरी अक्षांश है उसके आसपास वाला क्षेत्र है, उसका तापमान अगर हम देखें तो वह पाया जाता है 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। यानी एक प्रकार से क्या है, ये उच्च तापमान यहाँ पर पाया जाता है। अब दूसरी, इसके अलावा एशिया के कुछ मरुस्थलीय भाग हैं ग्रीष्म ऋतु में। एशिया के जो विशेषतः दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, यहाँ पर मरुस्थलीय भाग जो अरब प्रायद्वीप है उसके आसपास का, या दक्षिणी पश्चिमी एशिया का मरुस्थलीय भाग, थार का मरुस्थल, तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर तापमान और भी ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर तापमान अत्यधिक गर्म हो जाता है। ये क्षेत्र जो है वो दिन के समय विशेषतः अत्यधिक गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर
जो बालू मिट्टी पाई जाती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पाया जाता है। ये उच्च तापीय दशाएं हैं एशिया की। जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, विशेषतः उष्ण शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु में हम देखें तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसका नाम है जकोकाबाद। जकोकाबाद क्या होता है? जो जकोकाबाद में ग्रीष्म ऋतु में, अब ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी क्या है, यहाँ पर तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है। कहाँ पर? पाकिस्तान के जकोकाबाद में। जकोकाबाद पाकिस्तान। तापमान यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, इनके ऊपर जो तापमान ज़्यादा होने के प्रभाव हमने देखे इन क्षेत्रों में। यहाँ पर एक तो महाद्वीपीयता है, वो तापमान के ज़्यादा होने का कारण है। दूसरा, ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, थार का मरुस्थल है, अरब प्रायद्वीपीय भाग जो है वो भी क्या है, एक प्रकार से मरुस्थलीय भाग है। तो ये मरुस्थलीय भाग अधिक ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ज़्यादा गर्म होने के कारण क्या है, यहाँ पर तापमान है वो अधिकतम, एशिया के अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में इस समय रिकॉर्ड किए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो ये पहला जो तत्व था, यानी तापमान। तो हमने देखा कि उत्तरी भाग है वो अत्यधिक ठंडा होता है, फिर भी उसमें ग्रीष्म काल में 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। मध्य भाग में से 25 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा गुजरती है, यानी 25 डिग्री वाले समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो मध्य से गुजरती है। इसके बाद दक्षिणी एशिया की बात करें तो 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और दक्षिणी एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया के जो मरुस्थलीय भाग हैं उनमें तापमान और भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे पाकिस्तान का जकोकाबाद है, वहाँ पर तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और अन्य जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ भी तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा पहुँच जाता है। जैसे थार के मरुस्थल में कुछ क्षेत्रों की हम बात करें, जैसे चूरू का क्षेत्र है, वहाँ पर भी तापमान क्या है, यानी राजस्थान के चूरू, बीकानेर, गंगानगर, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी तापमान क्या है 45 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज़्यादा कई बार पहुंच जाता है। तो ये होगी एशिया की तापीय दशाएं ग्रीष्म ऋतु में। दूसरी जो चीज़ है वो है वायुदाब एवं हवाएं। अब वायुदाब और ताप में हम देखते हैं कि स्थलीय, विशेषतः अक्षांशीय वितरण में देखें तो तापमान और वायुदाब में एक ऐसा संबंध पाया जाता है, व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। तो अब जैसे ग्रीष्म ऋतु में एक तो पश्चिम उत्तर भारत और इधर ईरान तक चले जाएं, इधर आगे वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है, अधिक ताप पाया जाता है, क्योंकि ये कैसा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। यानी पश्चिमोत्तर भारत और ईरान तक का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो अधिक होने के कारण, गर्म अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तो एक तो ये पेटी होगी पश्चिमोत्तर भारत से ईरान, तो ये वाला क्षेत्र यहाँ पर उच्च ताप, तो वायुदाब कैसा हो जाएगा, तो ये एक तो ये पेटी बन जाती है निम्न वायुदाब की, यानी पश्चिमोत्तर भारत से लेकर के ईरान तक। तो एक तो ये हो जाता है। दूसरा जो क्षेत्र निम्न दाब का बनता है वो जो हिमालय का उत्तरी भाग है, यानी मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, विशेषतः चाइना का जो कुछ भाग है, तिब्बत का जो कुछ भाग है, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, मध्य भाग जो है, यहाँ पर दूसरी यानी हिमालय के उत्तर में, तो ये क्या है, दो निम्न वायुदाब की पेटियां हैं वो विकसित हो जाती हैं। एक मध्य एशिया में और एक पश्चिमोत्तर भारत से लेकर के ईरान तक दो निम्न वायुदाब की पेटियां विकसित हो जाती हैं, क्योंकि ये क्षेत्र क्या हो जाते हैं, ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। ये दो निम्न वायुदाब की पेटियां हैं। अब इनसे क्या होता है कि ये निम्न वायुदाब की पेटियां हो जाती हैं। अब दूसरी अगर हम बात करें कि उच्च वायुदाब कहाँ पर होगा, तो ये क्षेत्र निम्न वायुदाब का, ये वाला क्षेत्र निम्न वायुदाब का, दो पेटियां बनी।
अब जैसा कि हम जानते हैं सतलीय भाग है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जलीय भाग है वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ही ठंडे होते हैं। तो बहुत बड़ा सतलीय जलीय भाग यहाँ पर फैला हुआ है, प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो दो उच्च वायुदाब की पेटियां भी बन जाती हैं। एक तो बनती है उच्च वायुदाब की पेटी, उच्च वायुदाब, एक पेटी है हिंद महासागर उच्च वायुदाब, और दूसरी प्रशांत महासागर। अब हम देखते हैं कि दो निम्न वायुदाब के क्षेत्र बन गए और दो ही क्या बन गए, उच्च वायुदाब के क्षेत्र बन गए। अब हवाएं जैसे हम जानते हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी, यानी निचलीय भागों से सतलीय भागों की ओर, एक यहाँ से इस तरह से और एक उस क्षेत्र से यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया से चलेंगी। यानी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से हवाएं हैं वो एशिया के जो स्थलीय भाग है उनकी ओर चलने लगती है। अब जिससे क्या है इनकी उत्पत्ति, अब हम जैसे कि जानते हैं कि भारत या पूरा एशिया जो महाद्वीप दक्षिण विशेषतः वहाँ पर वर्षा कब होती है, ग्रीष्म काल में। अब ये दो निम्न वायुदाब की पेटियाँ विकसित हो रही हैं, मध्य एशिया में विकसित हो रही है और पश्चिमी उत्तर भारत और ईरान में। तो एक तो यहाँ से शाखा उत्पन्न होगी, यानी दो प्रकार की मानसून की उत्पत्ति यहाँ से होती है इन शाखाओं के कारण। ये आप ध्यान में रखें। निम्न वायुदाब के केंद्र दो हो गए, पश्चिमोत्तर भारत, ईरान और मध्य एशिया। इसके अलावा उच्च वायुदाब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। अब देखते हैं यहाँ पर दो प्रकार की जो मानसूनी पवने हैं उनकी उत्पत्ति होती है। एक तो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, या इसको हिंद महासागरीय मानसून भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, हिंद महासागर में। तो इसकी दो शाखाएं होती हैं, एक तो अरब सागरीय मानसून की शाखा उत्पन्न होती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो उत्पन्न होती है। तो एक तो यानी ये पहली जो पेटी थी या ये पेटी, दोनों पेटियां ये कार्य करती हैं और इनके कारण ही क्या इन भागों से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाली जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अब यहाँ से आर्द्र हवाएं चलती हैं। और दूसरी शाखा जो बनेगी, यानी ये तो हिंद महासागर की हो गई, अब दूसरी जो शाखा बनती है वो है दक्षिणी पूर्वी मानसून, यानी दक्षिण पूर्वी मानसून जो होगा दक्षिणी पूर्वी एशिया से, दोनों उत्पन्न दक्षिण से होती हैं, ये कहलाएगा दक्षिण पूर्वी मानसून। तो ये दो प्रकार की शाखाएं उत्पन्न होती हैं। क्यों उत्पन्न होती हैं? वायुदाब के हमने देखी दो पेटियां उच्च की दो निम्न की बन रही हैं, तो उनके कारण उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलेंगी। तो दो प्रकार के मानसून की उत्पत्ति इससे होगी। एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागर बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है, और दूसरा है जो दक्षिणी पूर्वी मानसून जिसमें हम कह सकते हैं। तो इसमें हवाओं का प्रवाह, अब दक्षिणी पूर्वी मानसून है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? वो उत्पन्न हो रहा है प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर। तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये भारतीय उपमहाद्वीप वाला क्षेत्र है, इसमें वर्षा करता है, इसमें हवाएं इसके पहुंचती हैं, यानी इस निम्न वायुदाब को बनने का प्रयास करती हैं। दक्षिणी पूर्वी मानसून जो है वो कहाँ पर प्रवेश कर रहा है? वो चीन और जापान वाला जो क्षेत्र है उसमें ये सक्रिय होता है, दक्षिणी पूर्वी मानसून जो होता है। तो ये वायुदाब का पैटर्न हो गया, यानी हवाएं हैं वो एक तो प्रशांत महासागर से चल करके दक्षिणी पूर्वी एशिया में आती हैं और दूसरी हिंद महासागर से चल करके दक्षिणी पश्चिमी एशिया में वो प्रवेश करती हैं। तो ये हो गई ग्रीष्म काल में तापमान की दशाएं हमने पढ़ ली, और इसके बाद वायुदाब एवं हवाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं वर्षा के बारे में। अब वर्षा के प्रतिरूप की हम बात करें तो एशिया महाद्वीप में वर्षा के उच्चतम एवं न्यूनतम दोनों पैटर्न देखने को मिलते हैं, यानी उच्चतम वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिलती है और 25 सेंटीमीटर से कम या 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र भी हमें एशिया महाद्वीप में हमें देखने को मिलते हैं। अब हमने जैसे कि पढ़ा कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म काल में मानसूनी हवाएं हैं और वो कहाँ से चलती हैं? सागरीय भाग से सतलीय भाग की ओर वो हवाएं चलती हैं, जिससे क्या है जब वो सागरीय भाग से चलेंगी तो वो जलवाष्प से युक्त होंगी, यानी आर्द्र होंगी।
अब आर्द्र हवाएं जब महाद्वीप के आंतरिक भागों में प्रवेश करेंगी तो हमने जैसे पढ़ा आंतरिक भागों में क्या है, उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। अब उच्च पर्वत श्रेणियों से टकराएंगी तो क्या होंगी, वो ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो उनका तापमान कम होगा, जिससे उनकी सापेक्षिक आर्द्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी हवाएं कैसी हो जाएंगी, संतृप्त हो जाएंगी और बादल बनेंगे, जिससे क्या होगी, वर्षा होगी। तो यही कारण है कि उच्च पर्वत श्रेणियों से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से चलने वाली जो हवाएं हैं वो टकराती हैं और उनसे क्या हो जाती है, वर्षा होती है। और विशेषतः जो पर्वतीय ढालों के निकटवर्ती भाग होते हैं वहाँ पर क्या है, घनघोर वर्षा होती है, यानी बहुत जोरदार वर्षा वहाँ पर होती है। एशिया महाद्वीप जो है वो 80% वर्षा 80% वर्षा ग्रीष्म ऋतु और जो अपने दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी मानसून शाखाएं हैं उनसे ही ये प्राप्त करता है ग्रीष्म काल में। अब ये वर्षा होती कब है, ये जो वर्षा होने का काल है ये रहता है जून से सितंबर का। वर्षा होती है जून से सितंबर, यानी ये जो 4 माह का काल होता है, जून से सितंबर वाला जो काल है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर वर्षा ऋतु कहा जाता है। जून से सितंबर का जो काल है उसको वर्षा ऋतु कहा जाता है। अब इन्हीं 4 महीनों की जो अवधि है उसको क्या कहेंगे, रेन सीजन या वर्षा ऋतु के नाम से उसको जाना जाएगा। अब यहाँ पर जब सर्वाधिक वर्षा की हम बात करें तो भारत विशेषतः दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया से हम आगे बढ़ते चले जाएं, भारत को पार करें, यानी दक्षिणी पश्चिमी एशिया और उत्तरी एशिया की तरफ, मध्य एशिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वर्षा कम होती है। सर्वाधिक जो वर्षा है वो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले भाग हैं वो प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ने पर यह प्रतिशत है वो कम होता चला जाता है, यानी दक्षिण पूर्व से एशिया में अगर हम दक्षिणी चीन तक वर्षा सर्वाधिक होती है। अब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की हम बात करें तो मेघालय में एशिया नहीं विश्व के संपूर्ण विश्व जो है उसकी सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है और वह स्थान है मेघालय में मासिनराम। यहाँ पर वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा होती है 1100 सेंटीमीटर। 1100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, यानी सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा भारत में के जो क्षेत्र हैं वो लगभग औसतन वर्षा यहाँ पर कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर। दक्षिणी पूर्वी एशिया है वो लगभग औसतन 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, यानी सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र है ये एशिया के। अब इससे हम आगे चले जाएं, इससे ऊपर जाएंगे हम यानी मध्य एशिया में चले जाएं या उत्तरी एशिया में जाएं तो वर्षा की मात्रा है वो घटती चली जाती है, यानी भारत से पश्चिम उत्तर की ओर घटती चली जाती है। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया यानी ये वाला क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी एशिया, उसके बाद में जो मध्य एशिया है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और साइबेरिया, ये वाला जो पार्ट है ये 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, यानी दक्षिणी एशिया में 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है, मेघालय मासिनराम में 1100 सेंटीमीटर, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और साइबेरिया वाला भाग है वह केवल 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करने वाला ये भाग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं एशिया महाद्वीप में वर्षा का प्रतिरूप या वितरण है वो बहुत ही विभिन्न प्रकार का है। इसके अलावा मानसून के अलावा कई बार क्या होता है, ग्रीष्मकालीन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उनका भी इस क्षेत्र में आगमन हो जाता है। कई बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो सागरीय भागों से उत्पन्न होते हैं और सथल भागों की ओर आकर के जोरदार बारिश करते हैं, उनका भी आगमन हो जाता है और उनका कई बार पर्वतीय भागों में कुछ एक थोड़े से समय वो क्या करते हैं 100 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, बादल प्रस्फोट, क्लाउड ब्रस्ट या बादल प्रस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एशिया महाद्वीप है उसमें वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पूर्वी मानसून और कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से होती है। तो ये ताप की हमने ग्रीष्मकालीन दशाएं देखी जिसमें हमने तापमान, वायुदाब, हवाएं तथा वर्षा के बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास में हम एशिया महाद्वीप की ग्रीष्मकालीन दशाएं हमने पढ़ ली, तो अगले वीडियो में हम शीतकालीन तापीय दशाएं हैं या जलवायु दशाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।